Okay, we're good to go. We're a couple of minutes late. It's okay. Welcome back to Antennas and Radiating Systems. We'll first look at what we have discussed in the previous classes, like we always do. We have covered almost all the important topics now. Today is the uh, probably uh, one of the later lectures, last classes when we are discussing something which is very crucial for this course. After today's class, we will only be left with a few more topics and then we'll probably be ending towards the end of this course. पहले क्या क्या डिस्कस किया है पहले पिछले क्लास का वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So we started with the revision of basic electromagnetic theory where we discussed Maxwell's equations. Maxwell's equations in different forms, their time domain and frequency domain form, and their integral equation and differential equation forms. So we had 4 cases. उसके बाद हमने introduction to antennas and radiating structures देखा. फिर हमने डिस्कस किया रेडिएशन फील्ड्स ऑफ एलिमेंटल डाइपोल्स, जिसमें पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, फिर हमने मैग्नेटिक डाइपोल देखा. इसमें हमने काफ़ी बार हमने रिवाइज किया कि हम लोग किसी भी रेडिएटिंग स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं. तो हम लोग पहले जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है उस पे जो सोर्स है उसको डिफाइन करते हैं, जो कि चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, चार्ज या करंट हो सकता है. फिर उससे हम लोग अपने जीवन को आसान करने के लिए ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स निकालते हैं ताकि हमें इंटीग्रेशन कम करना पड़े. ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स जैसे कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए या स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर ऑक्सिलरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वी. फिर ये निकालने के बाद हम लोग फील्ड्स निकालते हैं. पहले एच निकाल लेते थे, फिर उसके बाद एच से ई निकाल लेते थे. तो हम लोग इस तरह से किसी भी रेडिएटिंग स्ट्रक्चर के लिए फील्ड्स का इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे. अब एक बार हमें फील्ड्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाता था तो हम लोगों ने दो केसेस देखा, नियर फील्ड और फार फील्ड. नियर फील्ड फार फील्ड का हमने इक्वेशन देखा जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशंस किए बेस्ड ऑन लैम्डा ग्रेटर देन डिस्टेंस आर, जो कि फार फील्ड जो कि नियर फील्ड, सॉरी, आर ग्रेटर देन लैम्डा जो कि फार फील्ड का केस था, और आर जब कंपेरेबल था लैम्डा के लिए तो नियर फील्ड था. नियर फील्ड फार फील्ड का डिस्कशन के बाद हमने डिस्कस किया एंटेना पैटर्न्स एंड एंटेना पैरामीटर्स. एंटेना पैटर्न और एंटेना पैरामीटर्स में हमने रेडिएशन पैटर्न देखा. रेडिएशन पैटर्न में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लॉट्स देखे और हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में प्लॉट्स देखे. फिर इसमें हमने कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन किए, जैसे कि मेन लोब क्या होता है, साइड लोब. फिर हमने बीम विड्थ देखा, डायरेक्टिविटी और गेन. साथ ही साथ हमने पॉइंटिंग वेक्टर भी देखा. ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें डिफाइन की जो कि किसी भी एंटेना को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होता है. तो पॉइंटिंग वेक्टर देखा, उसके बाद हमारा डिस्कशन बढ़ा लीनियर एंटेनास पे. लीनियर एंटेनास में हमने
इससे पहले क्या था कि हमने हर्ट्ज डाइपोल डिस्कस किया था। तो हर्ट्ज डाइपोल का वेवलेंथ बहुत छोटा था। तब हर्ट्ज डाइपोल रियलिस्टिक नहीं है, तो हम लोग रियलिस्टिक डाइपोल्स का फाइनाइट लेंथ होता है। फाइनाइट लेंथ होता है तो हम लोग क्या कि हर्ट्ज डाइपोल का डिस्कशन को यूज करके हम लोग उससे डेल्टा इलेक्ट्रिक या डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड यूज करके हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकाला लीनियर एंटेनास के लिए जिनका फाइनाइट लेंथ होता है। अब फाइनाइट लेंथ वाले डाइपोल्स एक बार हमने सॉल्व कर दिए, उसके बाद हमने एक टर्म डिफाइन किया इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रेडिएट नहीं करता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अ, हमने एक टर्म डिफाइन किया कि करंट कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक एंटेना इफेक्टिव लेंथ। और जो एंटेना इफेक्टिव लेंथ था एल ई ग्रेटर वैल्यू के लिए बेटर होता है, हमने देखा। ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक और टर्म डिफाइन किया था रेडिएशन रेजिस्टेंस, और रेडिएशन रेजिस्टेंस भी ग्रेटर वैल्यू इज बेटर हमने देखा था। नेक्स्ट एक बार हमने ये सब कर लिया, फिर हमने एंटेना एरेज का डिस्कशन स्टार्ट किया। एंटेना एरेज में हमने क्या किया कि दो एलिमेंटल डाइपोल्स लिए, उसके बाद हमने उसके लिए दोनों का E1 और E2 जो फील्ड था वो सम किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। और हमने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लिया हमने। अच्छा, इसमें जब हम लोग पैटर्न्स देख रहे थे तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज डिफाइन किया था, एफ थीटा बोल के, जो पैटर्न फंक्शन था। और जब एंटेना एरेज आया तब हमने बोला कि पैटर्न फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट फैक्टर इनटू एरे फैक्टर। एफ थीटा आपका एलिमेंट फैक्टर हो गया, और ए फाई आपका एरे फैक्टर हो गया। ये हमारा नया पैटर्न फंक्शन बन गया। एरे फैक्टर जो क्या था, एरे फैक्टर इनका फील्ड का एफएक्स का जो सम करने के बाद जो टर्म बचा था कॉस साई बाय साइन साई बाय समथिंग साई या कॉस करके, जो साइन वो जो साइनोसॉइड्स वाला टर्म था वो आपका एरे फैक्टर बन गया। फिर हमने ये टू एलिमेंट के लिए किया, फिर हमने उसको जनरलाइज किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज किया, और हमने फिर से एरे फैक्टर एन एलिमेंट के लिए डिफाइन कर दिया, जिसमें हमारा फेज शिफ्ट्स वगैरह का चीज था। और हमने दो चीजें देखी, एंड फायर एरे और ब्रॉड साइड। एंड फायर और ब्रॉड साइड दो केसेस बने इस केस में। तो यहाँ पे हमारा एंटेना एरे का डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हम लोग रिसीविंग एंटेनास पे मूव किए। स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं क्या? गेसिंग स्लाइड्स नहीं मूव कर रही थी, सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो हम लोग एंटेना एरेज तक का डिस्कशन ऐसा हुआ। फिर रिसीविंग एंटेनाज हमने कुछ क्लासेस में डिस्कस किया। इसमें रिसीविंग एंटेनाज में हमने दो एंटेना लिए थे, ए और बी। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाए उनके लिए, और उसके बाद हमने उससे इंटरनल इम्पिडेंस और डायरेक्शनल पैटर्न देखा। हमने बताया कि ए और बी के लिए अगर रेसिप्रोकल सिस्टम है तो Z21 इक्वल टू Z12 होता है। और इसका मतलब है कि
ट्रांसमिट और रिसीव केस में सेम पैटर्न होता है। फिर हमने इफेक्टिव एरिया डिफाइन किया। इफेक्टिव एरिया सिमिलर है इफेक्टिव लेंथ जैसा ही, और इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव लेंथ के बीच का रिलेशनशिप भी देखा। और हमने ये भी बोला कि इफेक्टिव एरिया और जो गेन होता है, इफेक्टिव गेन, इसका जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज कांस्टेंट। इसका जो रेशियो होता है, दिस इज कांस्टेंट। फिर हमने बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन देखा। इफेक्टिव एरिया बेसिकली एंटेनास के लिए था, बैक स्कैटर पैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब इसी जो पिछले क्लास में हमने देखा कि एंटेनास के लिए इफेक्टिव एरिया होता है, तो मतलब एक अगर ट्रांसमिटिंग एंटेना एक रिसीविंग एंटेना है तो वो लोड पे पावर डालेगा, रिसीव ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको वापस स्कैटर कर देगा। आज ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। और ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम्स में क्या होता है, दो फार्मूला हम लोग देखेंगे, फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला और रेडार इक्वेशन। फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला बेसिकली एक टी एक्स आर एक्स सिस्टम है, जिसमें दो डिफरेंट एंटेनास हैं, एंटेना ए टू एंटेना बी। अगर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आर है और जो गेन वगैरह है एंटेना का, इनका इफेक्ट हमें कितना पावर भेजने से कितना पावर रिसीव होगा, ये सब होता है, देखेंगे हम लोग फिर ट्रांसमिशन फार्मूला में। और रडार इक्वेशन इसका एक स्पेशल केस है, जब आपके पास एक ही एंटेना है और कोई एक पैसिव ऑब्जेक्ट है और आपने वेव भेजा और रिफ्लेक्ट होके आया आपके एंटेना के पास ही, तो आप इस ये जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फेरेडार इक्वेशन का यूज होगा, तो वो फिर ट्रांसमिशन का एक स्पेशल केस बनेगा। फिर टाइम बचा तो हम लोग वेव प्रोपोगेशन देखेंगे अर्थ सरफेस के पास में, कि अर्थ का सरफेस कैसे इफेक्ट करता है कोई भी वेव जो अर्थ के ऊपर प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग मॉड्यूल 7 जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम्स पे। तो एक बार यहाँ पॉज करते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है जो अभी तक डिस्कस हुआ है पिछले क्लासेस में, उसमें से अगर आप पूछना चाहो तो। ओके, डाउट नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। बुक में अगर आप देखोगे तो हमने बुक को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। हमने मॉड्यूल 11 6 कंप्लीट कर लिया है, ऊपर का 1 to 6, आज 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फिश ट्रांसमिशन फार्मूला और रडार इक्वेशन देखेंगे, और वेव प्रोपगेशन नियर अर्थ सरफेस हो पाएगा देखते हैं, ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो अभी कुछ बुलेट्स है, इनको पढ़ लेते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप जब भी पढ़ोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया, नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं। तब तक in the preceding classes we discussed the concepts of effective area for receiving antennas and backscatter cross section for scattering objects। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एरिया रिसीविंग एंटेनास के लिए होता है, ठीक है, और बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, जो ऑब्जेक्ट्स जो स्कैटर कर रहे हैं उनके लिए। ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब दो अलग तरह की चीज़ों के लिए। दोनों ही एक तरह का इफेक्टिव एरिया ही है कि कितना पावर रिसीव हो रहा है, बट पावर रिसीव केवल एंटेना कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स एंटेना नहीं है वो केवल स्कैटर करेंगे। अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे पावर ट्रांसमिशन रिलेशन बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना। और अगर सेम एक ही एंटेना यूज करते हैं ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, अगर हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटेना से शॉर्ट पल्स भेजते हैं और उसको उसी से रिसीव करते हैं, अगर जब वो किसी ऑब्जेक्ट से स्कैटर होकर आया किसी टारगेट से, तो उस केस में ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम को रेडार बोलेंगे। और ये जो रेडार वाला हिसाब है, ये आपका फ्रिस ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम का स्पेशल केस बनेगा। और ये रेडार वाला कैसे कैलकुलेशन होता है कि अगर हम लोग किस कोई एंटेना है उसे वेव भेज कर रिसीव करके, अगर हम लोग कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट है और कितना डिस्टेंस पे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम मेजर करते हैं। जैसे आपके पास कोई एंटेना है, एंटेना से आपने वेव भेजा, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया,
और वो ऑब्जेक्ट वापस आपको एंटेना पे वेव भेजा। तो जिस भी आर डिस्टेंस पे अगर है और डेल्टा टाइम लगता है वेव को जाके आने में, ठीक है, टोटल टाइम डेल्टा टी है, और ये आर डिस्टेंस है, आपका वेव का वेलोसिटी क्या होगा, वी। ठीक है, या फिर अगर एयर में कर रहे हो या वैक्यूम में कर रहे हो, मतलब अगर आप एयर में कर रहे हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो लाइट के बराबर होगा, सी हो जाएगा। तो आप जो ये डिस्टेंस आर कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका स्पीड सी है और डिस्टेंस आपका आर है, और जो टाइम है, टाइम क्या होगा, टाइम आपका डेल्टा टी बाई टू होगा, ये आर डिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो डेल्टा टी टोटल टाइम है, तो एक तरफ जाने के लिए डेल्टा टी बाई टू टाइम लगा होगा। तो इससे आप आर निकालने जाओगे तो आपका आ जाएगा टू आर बाई सी। भाई आर निकालने जाओगे तो आपका ये हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी बाई टू। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो जो डिस्टेंस है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टू आर बाई सी। तो टोटल टाइम टू आर बाई सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे आप आपको जो अननोन क्वांटिटी आर है आप इससे निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू या डेल्टा टी बाई टू सी। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि इफ द ट्रांसमिशन पाथ बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेनास इज नियर द अर्थ सरफेस, द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग अर्थ मस्ट बी कंसिडर्ड। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हम नीचे ग्राउंड है, तो लिटरली नीचे ग्राउंड ही है, मतलब इलेक्ट्रिकल सेंस में भी अर्थ को हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। तो क्या होता है कि अर्थ हमारा कंडक्टिंग है। तो अगर कोई भी वेव अगर जो प्रोपोगेट कर रहा है, आपको एक टावर से अगर आपका सिग्नल जा रहा है, तो जैसे ही वो अर्थ का सरफेस को हिट करता है वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ आपका कंडक्टिंग है। और जैसे कि अगर पीईसी या मेटल के पे अगर वेव इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट करता है, तो अर्थ से भी वेव रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी क्या होगा कि आप किसी भी टावर से अगर सिग्नल भेज रहे हो तो वो अर्थ से रिफ्लेक्ट करके वापस उस पॉइंट पे भी आ रहा होगा। तो आपको अगर याद होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब वेव्स ट्रैवल करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब वेव ट्रैवल करता है, अगर दो सोर्सेस से आ रही है, एक ही सोर्स से अगर दो वेव्स आते हैं, तो उसका इफेक्ट आएगा कि अर्थ के ऊपर वेव जो प्रोपोगेट करेगा। तो सर, जब हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ सिग्नल आ रहा है और वहां सिग्नल नहीं आ रहा है, जब भी एक रूम में ही होता है, मान लो आप खिड़की के पास जाओ तो आपको सिग्नल मिलता है, फिर खिड़की से थोड़ा किसी दूर जाओ तो वहां सिग्नल नहीं मिलता है, फिर थोड़ा और आगे जाओ तो सिग्नल मिल जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि वेव्स जो आ रहे हैं किसी भी ट्रांसमीटर से, आपका किसी एक डिस्टेंस में, मान लो आपका टेलीफोन टावर है और वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आपका जैसे रूम के अंदर वेव एंटर करेगा, वो अलग अलग पॉइंट्स पे हाई और लो पॉइंट पावर के रीजन जनरेट कर लेता है, क्योंकि वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट होकर आने के बाद। तो ये वही फेनोमेनन है, और ये फेनोमेनन हम लोग एक जनरल केस में स्टडी करेंगे कि अगर एक टावर से दूसरे टावर का सिग्नल जाना है, तो कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपको आंख से टावर दिख रहा है तो आपको फोन में सिग्नल अच्छा आ ही जाएगा, आपको थोड़ा बहुत मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड का जो इफेक्ट है वो आता है। और हम लोग यही ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम फ्लैट अर्थ के ऊपर देखेंगे। बट हमें पता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, तो कर्व सरफेस है, तो उसके वजह से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। बट हम लोग फ्लैट अर्थ के केस में क्या होता है वो देख लेंगे, और जो स्फेरिकल सरफेस अर्थ का वो अफेक्ट करता है, बट हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे। विफरेंस ट्रांसमिशन फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो अब इस केस में क्या है, हमें कंसिडर करना है कम्युनिकेशन सर्किट बिटवीन स्टेशन 1 एंड 2, मतलब कोई एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। तो आप अगर टॉप राइट में देखोगे तो, सॉरी टॉप लेफ्ट में देखोगे, तो आपके पास मान लो एक ट्रांसमीटर है ए, ये आपका स्टेशन 1, और ये आपका ट्रांसमिटिंग सिस्टम है। और एक डिस्टेंस पे दूसरा एक एंटेना रखा हुआ है, जो आपका एंटेना बी है, जो आपका रिसीविंग सिस्टम है या फिर स्टेशन 2 है।
और उन दोनों का इफेक्टिव एरिया AE1 और AE2 दे दिया गया है इन्हें, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि अगर हम स्टेशन 1 या फिर ट्रांसमीटर से अगर कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर भेजें, तो ट्रांसमिट जो रिसीवर बी है वहां पे कितना पावर रिसीव होगा। ये नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप को लग रहा है कि हम तो 10 dB पावर भेज रहे हैं, मेरा रिसीवर को पावर कम, बहुत कम क्यों आ रहा है, पावर रिसीव क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि डिस्टेंस के साथ पावर का घटता जाएगा। आपने देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r² का रिलेशन होता है। अगर आर बढ़ता है तो उसके स्क्वायर से वो घटता जाता है जितना आप दूर जाओ। तो अगर आप 10 dB भेजो और आप बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो, तो आपको सोच रहे होगे कि हम तो बहुत पावर भेज रहे हैं, तो रिसीव क्यों नहीं हो रहा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितना पावर, अगर आपको मान लो 0.01 dB पावर रिसीव करना है, तो आपको ट्रांसमीटर पे कितना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है उस केस में। तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से उतना पावर बढ़ा के भेजोगे कि डीके होता भी चला जाए तो कम से कम जितना मिनिमम मेरे को पावर चाहिए वो रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि क्योंकि एम्बियंट जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा वेव्स यूं ही एग्जिस्ट करता है, बहुत सारा नॉइस होता है। तो आपका अगर ट्रांसमिटेड पावर का वैल्यू अगर नॉइस के जो एम्बियंट नॉइस एम्बियंट सिग्नल के बराबर हो जाए, तो आपको सिग्नल रिसीव ही नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग पीटी पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और हमें पीएल पावर रिसीव करना है। तो उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा बैठेगा। तो हमने इससे पहले देखा था कि हमने ये जो टॉप राइट में आप देखोगे, ये इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे। हम पिछले क्लास में हमें ये डिराइव किया था, पावर एट लोड और पावर ट्रांसमिटेड का रिलेशन ऐसा होता है। तो पावर एट लोड, पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल्स टू एंटेना, जो रिसीविंग एंटेना भी है उसका इफेक्टिव एरिया मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना डिवाइडेड बाय 4 πr²। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। तो पावर एट लोड, पावर ट्रांसमिटेड, और एंटेना एंटेना बी का इफेक्टिव एरिया, एंटेना ए का गेन, और R²। और हमने ये भी देखा था कि जो डायरेक्टिव गेन है और इफेक्टिव एरिया है वो एक कांस्टेंट से रिलेटेड है। इनका इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, जो कि 4 π/λ² हमने एक हर्ट्ज डाइपोल के लिए डिराइव करके ये कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया था। तो ये दो रिलेशन है, इन दोनों को अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ये डायरेक्टिव गेन का वैल्यू अगर आप पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको इफेक्टिव एरियाज के टर्म में ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, पावर एट लोड बाय पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू एंटेना, रिसीविंग एंटेना का इफेक्टिव एरिया मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग एंटेना का इफेक्टिव एरिया, ट्रांसमिटिंग एंटेना का इफेक्टिव एरिया, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस आर है, आर उसका स्क्वायर, और जो वेवलेंथ पे आप देख रहे हो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन को एक फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि लोड पे कितना पावर मिलेगा अगर पीटी पावर आप भेजो। तो ये डिपेंड करेगा दोनों एंटेनास के इफेक्टिव एरिया, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R², डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसका स्क्वायर R², और जो वेवलेंथ पे आप भेज रहे हो वो उसका स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप एक और केस में लिख सकते हो। इसको आप अगर चाहो तो ये इफेक्टिव एरिया की जगह आप दोनों एंटेना के गेन्स के टर्म में भी लिख सकते हो। उस केस में क्या होगा कि ये हो जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटेना का गेन मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग एंटेना गेन मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 πr², आर आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें आप देखोगे तो लैम्डा स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो आपका जैसे जैसे आप वेवलेंथ लैम्डा स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिसीव पावर जो है वो आपको हायर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इस फॉर्मूला में देखोगे तो लैम्डा इसमें न्यूमरेटर में है, मतलब 1/f² का रिलेशन है। बट ये जो रिलेशन है ना, यहाँ से आपको कंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जो गेन है ये गेन खुद ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो इफेक्टिव एरिया है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। तो आपको लैम्डा का रिलेशन, ये 11 131 जो है इफेक्टिव एरिया वाला फॉर्मूला, वहां से आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, तो यही हमारा दो इक्वेशन है प्रिंस ट्रांसमिशन का, एक इफेक्टिव एरिया के टर्म में और दूसरा गेन्स के टर्म में।
यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं आप जो एग्जाम में आ रहे हो, गेट वगैरह एग्जाम में भी, और रियल लाइफ सिनेरियो में भी। अगर आप एंटेनाज या आरएफ में आप कभी रिसर्च करो या अपना जॉब करो, तो आपको ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस ट्रांसमिशन के टर्म में, क्योंकि आप ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम्स ही देख रहे होगे कि आप एक एंटेना यहाँ लगाया, दूसरा एंटेना वहां लगाया, कितना पावर भेजा, कितना पावर रिसीव हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसरो जाओ, डीआरडीओ जाओ, ये सारी चीजें वहां पे यूज होती हैं। तो यहाँ पॉज करते हैं। ये बहुत सिंपल डेरिवेशन था, जो बेस्ड ऑन हमने पिछला क्या क्या डिस्कस किया उसके बेसिस पे ये एक्सप्रेशन आए हैं। इनमें से अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो हमने फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला डिराइव कर लिया। अब इसके बेसिस पे रडार इक्वेशन भी डिराइव होगा। ठीक है, तो ये समरी है। यहाँ पे हम लोग पावर एट लोड बाय पावर ट्रांसमिटेड का ये डेरिवेशन किए। उससे हमें इफेक्टिव एरियाज के टर्म में हमें पावर एट लोड और पावर ट्रांसमिट का रिलेशन मिला, उसको हम लोग गेन्स के टर्म में भी लिख दिए। और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पावर एट लोड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो ये आपको हमेशा नोटिस करना है कि आपको लैम्डा का रिलेशन अगर देख ध्यान देना है, तो ये 1/λ² का रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, जो है कि रेडार सिस्टम यूजेस द सेम एंटेना फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द शॉर्ट पल्सेस ऑफ टाइम हार्मोनिक रेडिएशन। तो टाइम हार्मोनिक रेडिएशन का मतलब क्या है कि हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F1 या F2 या कभी कभी F1 to F2 ऐसा एक रेंज भी भेजते हैं। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यूजुअली आप देखोगे, आपको दिखेगा CW रेडार दिखेगा। तो कंटिन्यूस वेव रेडार होता है, तो जिसमें आप क्या करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लगातार भेजते रहते हैं और उसको फिर रिसीव भी करते रहते हैं। और फिर हम लोग उस पे सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह काम करते हैं। और हम लोग सबसे सिंपलेस्ट काम क्या होगा कि हम डिस्टेंस निकाल लें कि जो हम लोग होते हैं ना रेडार रेंज, तो हमारे रेडार का रेंज कितना है या कितने रेंज पे वो ऑब्जेक्ट है, तो वो रेंज निकाल सकते हैं। फिर आपको अगर एक और चीज़ अगर याद होगा, बहुत पहले आपको हो सकता है डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया गया होगा। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो उस पे अगर कोई वेव इंसिडेंट होगा और वो रिफ्लेक्ट होगा, तो उस जो वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आता है। अगर ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और एक f1 फ्रीक्वेंसी इस पे इंसिडेंट है, तो रिसीव्ड वाला वेव f1 की जगह f2 होगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट f1 ही रिफ्लेक्ट करेगा, वेव फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, बट f2 में कुछ अगर वो मूव कर रहा है तो कुछ दूसरा फ्रीक्वेंसी रिसीव होता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट डॉपलर शिफ्ट क्रिएट करते हैं। और ये जो F1 और F2 फ्रीक्वेंसी का जो शिफ्ट है ना, इसको आप अगर कैलकुलेट कर लो, तो आपको ये वेलोसिटी v1 मिल जाता है। तो आप चाहो तो रेडार से एक तो जो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है अगर वो है, तो वो जो डिस्टेंस r निकाल सकते हो कि अगर r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो हम रेडार से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हम चाहे तो उसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और ज्यादा मैथ करोगे आप तो और ज्यादा चीजें भी निकाल सकते हो। और आप अगर एक रेडार है तो डिस्टेंस बता पाओगे, आपके पास मल्टीपल रेडार्स हैं तो आप एग्जैक्टली लोकेशन भी बता सकते हो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे कितना दूर पे है, तो उसको लोकलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप रेडार से ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जो कि उसको लोकलाइजेशन बोलते हैं,
वो निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब ठीक है, तो आप उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों बता सकते हो। तो अब जब हम लोग बोलते हैं ना कि रडार यूज कर रहे हैं ये आर्मी वाले लोग कि अ, अपने जो मिसक्रिएंट्स हैं या टारगेट का पोजीशन निकालने के लिए, या फिर डिफेंस वाले केस में जब बोलते हैं कि हम लोग रडार यूज करके कोई प्लेन जा रहा था तो उसको उस पर अटैक करना है या उसको पता करना है, या जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है जो प्लेन्स को ट्रैक करते हैं तो रडार यूज करके करते हैं। तो प्लेन तो मूव कर रहा है, तो क्या होता है कि हम लोग सिग्नल भेजते हैं, प्लेन मूव कर रहा है, उससे सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है उससे हम लोग पता कर लेते हैं प्लेन कितना स्पीड से मूव कर रहा है, और जो जितने टाइम डिले में हमारा सिग्नल रिटर्न होके आया उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कितने हाइट पे हमारा प्लेन है। मल्टीपल रडार यूज करके हम लोग पोजीशन भी कायदे से पता कर सकते हैं। तो ऐसे रडार यूज करते हैं, और ये जो रडार इक्वेशन है ये फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला का स्पेशल केस है। तो हमने देखा कि ये कोर्स यूजफुल किधर यूज हो सकता है उस केस में हमें दिख रहा है। जैसे जो सिंपल एंटेनास बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, तो हमारे मोबाइल फोन में या लैपटॉप में या हर चीज में आप वाईफाई यूज करते हो उसके लिए एंटेना होता है, तो आपके राउटर में एंटेनास होते हैं। और तो ये सारे तो आप करते हो ना कि घर में अगर वाईफाई सही नहीं आ रहा है तो राउटर घुमा के देखते हैं, टीवी में सिग्नल सही नहीं आता था पहले, आजकल तो डिश एंटेना होता है, तो डिश एंटेना को हम लोग रोटेट करते हैं, या जो इंजीनियर आता है वो उसको करेक्ट डायरेक्शन में करके जाता है कि वो सैटेलाइट की तरफ ही देखे, तो ताकि गेन वगैरह मैक्सिमम हो सके, ट्रांसमिशन बेटर हो सके। तो ये सारा चीज किस ट्रांसमिशन फॉर्मूला और एंटेना थ्योरी के थ्रू ही होता है। रेडार का पूरा पूरा काम ये रेडार इक्वेशन, फिर ट्रांसमिशन फार्मूला और एंटेना थ्योरी पे ही बेस्ड है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं ये सब्जेक्ट के। तो अभी हम लोग रडार इक्वेशन के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। तो अगर ट्रांसमिटेड पावर पीटी है आपका, जो रडार का ट्रांसमीटर है उससे आपका रडार का जो एंटेना है उससे आप पीटी पावर भेज रहे हो, और आपका कोई जो टारगेट है, तो यूजुअली जब हम लोग रडार के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो टारगेट बन जाता है हमारा, कि हमारा जो टारगेट है वो आर डिस्टेंस अवे है। तो आर डिस्टेंस अवे पे जो पावर एवरेज हमें मिल रहा होगा, ठीक है, तो आपका एक पॉइंट पे ट्रांसमीटर है यहाँ पे, वो वेव्स भेज रहा है। तो ये जो आर डिस्टेंस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है तो उस पे रिसीव एवरेज पावर कितना होगा, तो पी टी बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जी डी है। तो हमारा ट्रांसमिटेड पावर ये इस आर डिस्टेंस के स्क्वायर पे इस पॉइंट पे कितना पावर है, तो पी टी बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और उस एंटेना का गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी टी है। तो इतना पावर हमारे ऑब्जेक्ट पे रिसीव हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट पे हमारा कितना पावर रिसीव हुआ, पी ए वी, और हमने कितना पावर भेजा, पी टी भेजा, पी ए वी हमारा ऑब्जेक्ट पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ये पावर हमारे ऑब्जेक्ट पे मिल गया है। तो पावर एट टारगेट पी टी बाई 4 पाई आर स्क्वायर जी डी थीटा फाई, ये हमारा पावर पावर एट दी टारगेट टारगेट है। टारगेट पे इतना पावर रिसीव हुआ, अब हमें इसको यूज करना है। तो टारगेट पे हमने पावर निकाल लिया, एक कर्सिव पी वाला पावर टारगेट पे है, और ये कैपिटल पी वाला जो पावर हमने ट्रांसमिट किया था, इतना पावर ट्रांसमिट किया, इतना पावर ऑब्जेक्ट पे रिसीव हुआ। अब हमने पिछले क्लास में बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन देखा था, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अगर मेटल है तो आप डेफिनेटली डिटेक्ट करोगे। मेटल अगर आपका जो टारगेट है अगर वो वुड का है तो हो सकता है कि थोड़ा कम पावर, बहुत कम पावर आए, और थर्माकोल वगैरह है तो नहीं आएगा, ठीक है। आपको उसके लिए फिर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई करना पड़ेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी बहुत लो करना पड़ेगा। तो आपको बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपका अब जो टारगेट पे पावर कितना है पता चला। अब जो टारगेट पे जो पावर है वो रिफ्लेक्ट होगा, तो बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और फिर वापस आर डिस्टेंस पे ही हमें पहुंचना है। तो अभी कैसा था कि अ, जो ऑब्जेक्ट था हमने पी टी पावर भेजा आर डिस्टेंस के बाद, तो फैंसी पी टी पावर हमने ट्रांस टारगेट पे रिसीव किया। उसके बाद फिर हमें वापस हमारे जो रिसीवर है वहां पे पावर निकालना है। तो अगेन बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन सिग्मा बी एस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर को, और 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि फिर आर डिस्टेंस पे पावर निकालना है। और हमारा जो एंटेना है अब उसका इफेक्टिव एरिया यूज होगा, क्योंकि कि वो कितना पावर एंटेना खुद उसको यूज कर पा रहा है। तो अभी आप देखो कि
दो बार रिफ्लेक्ट हो गया ना पावर, पहले ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुआ तो वहाँ बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन यूज किए, और फिर एंटेना जो ट्रांसमीटर था वही रिसीव कर रहा है, तो वो वहां पे कितना रिसीव होगा वो एंटेना का इफेक्टिव एरिया यूज करेंगे। तो पावर अब जो लोड पे मिल रहा है, जो हमारा जो ट्रांसमीटर था उसी पे लोड लगा है, तो हमारा रिसीविंग एंटेना का इफेक्टिव एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो पावर आपका ऑब्जेक्ट स्कैटर किया था, तो सिग्मा बी एस पावर जो टारगेट पे रिसीव हुआ था डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल गया। अब आप इस क्वांटिटी को रीअरेंज कर सकते हो। तो पावर रिसीव्ड एट द लोड ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना बाय द पावर ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमिटिंग एंटेना का रेशियो सिग्मा बैक, ये सिग्मा बैक स्कैटर जो बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई क्यूब आर का पावर 4। तो क्योंकि एक बार ही आर डिस्टेंस फॉरवर्ड गए हैं तो आर स्क्वायर उसके वजह से आया, तो यही आर स्क्वायर वाला जो क्वांटिटी था वो फिर वापस हम लोग रिटर्न गए, तो फिर से वो स्क्वायर हुआ, तो टू दो बार डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए ये आर का पावर 4 हो गया मल्टीप्लाइड बाय दी जो ट्रांसमिटिंग एंटेना था क्योंकि वही ट्रांसमिटर रिसीव किया, गेन का स्क्वायर। और ये इक्वेशन हो गया रेडार इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप किसी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उसका डिस्टेंस आर निकाल सकते हो, या फिर आप पावर वगैरह आपको जो भी अननोन होगा इसमें से आप वो निकाल सकते हो। अगर आपको आर पता है, ट्रांसमिट और रिसीव पावर पता है, आप चाहो तो उसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत जगह होता था ना, हम लोग जब फाइटर जेट्स बनाते हैं तो हम लोग उसका रेडार क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, तो वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको एंटेना का तो गेन वगैरह पता ही होता है जब हम लोग बनाते हैं, एंटेना गेन पता है, आप डिस्टेंस आपको डिटरमाइन करते हो, वेवलेंथ कौन सा है आप डिटरमाइन कर रहे हो, पावर भी आप कितना भेज रहे हो आपको पता है, रिसीव जो हो मेजर कर लिए, फिर क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। तो आपको इस ये पर्टिकुलर इक्वेशन से मल्टीपल तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रडार क्रॉस सेक्शन हो गया। अब रडार क्रॉस सेक्शन को आप चाहो तो इफेक्टिव एरिया के टर्म में भी जो रडार इक्वेशन है उसको आप पूरा पूरा इफेक्टिव एरिया के टर्म में भी लिख सकते हो। तो ये जो जी डी है इसको हम लोग इफेक्टिव एरिया का रिलेशन से रिप्लेस कर देंगे, जो हमने पहले भी देखा है, डिराइव किया है, क्योंकि वो जीडी और एई आपस में रिलेटेड है। तो ये रडार क्रॉस सेक्शन, सॉरी, रडार इक्वेशन मिल जाए आपको केवल इफेक्टिव एरियाज और बैकस्कैटर क्रॉस सेक्शन के टर्म में, तो ये भी आपका रडार इक्वेशन हो गया। तो ये दो इक्वेशन आपके रडार इक्वेशंस हैं, और इसको यूज करके हम लोग एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे ताकि हमें थोड़ा रियलिस्टिक सेंस मिले कि ये जो हमने फॉर्मूला देखा जो इतना मेहनत करके डिराइव किए, ये यूज कैसे होगा अगर रियलिस्टिक केस में हमें करना चाहें तो। इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या कि फ्रिस ट्रांसमिशन डिस्कस किया हमने, और फ्रिस ट्रांसमिशन का एक स्पेशल केस रडार इक्वेशन डिस्कस किया हमने, इसमें से कोई डाउट? तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हमने पहले फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन देखा, हमने रडार इक्वेशन देखा। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अज्यूम करना है कि हमारे पास एक 50 किलोवाट का, हमारे पास 50 किलोवाट पावर हम लोग एक एंटेना में फीड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा रेडार का पार्ट है। और जो हमारा रेडार का सिस्टम है वो 3 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हमें पावर दे दिया गया है, पावर जो ट्रांसमिट करेंगे हम लोग वो दे दिया गया है।
जस्ट अ सेकंड, सेकंड डिवाइस में कुछ इशू आ रहा, तो टैब कनेक्ट नहीं हो रहा है। सॉरी वो इंटरप्शन के लिए। तो हम लोग फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला और रडार इक्वेशन डिराइव किए हैं, और हमारे पास हमारा रडार इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है जो हमें यूज करना है। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमारे हमें एक रडार सिस्टम है जो 3 गीगाहर्ट्ज ऑपरेट करता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो हमें लैम्डा पता है, और हम लोग पावर कितना 50 किलोवाट ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंटेना का इफेक्टिव एरिया दिया गया है, रेडिएशन एफिशिएंसी दिया गया है, ठीक है। और हमें बताया गया है कि द मिनिमम डिटेक्टेबल पावर, सिग्नल पावर ओवर नॉइस इज 1.5 पिकोवाट्स। तो इतना पावर हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिलो पावर अगर हम लोग रिसीव करेंगे, तो हम लोग इसके बिलो का पावर हम लोग अगर डिटेक्ट भी हुआ तो हम लोग उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये मिनिमम डिटेक्टेबल पावर है हमारे पास, और हमें इतना पावर चाहिए। तो ये हमारा पावर रेट लोड हो गया। एंड द पावर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑन द एंटेना सिस्टम इज, तो हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे दिया गया है। तो एंटेना से रिसीविंग एंटेना पे, तो इतना पावर हमारा इधर ये लॉस है, और यहाँ पे एक एफिशिएंसी दिया हुआ है, ये भी एक तरह का लॉस है। तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर रहे होंगे। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम यूजेबल रेंज की कितना दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, अ, किसी ऑब्जेक्ट का जिसका बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो सिग्मा बी एस भी दे दिया गया है। तो लैम्डा पता है, इफेक्टिव एरिया पता है, डिस्टेंस निकालना है, बैक स्कैटर पता है, पावर एट लोड पता है, पावर ट्रांसमिटेड पता है। तो ऑलमोस्ट चीजें पता है, बस सब्स्टिट्यूट करना है आप। तो जैसा कि फ्रीक्वेंसी बताया था, तो फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकाल लिए। इफेक्टिव एरिया पता है, पावर ट्रांसमिटेड बोला है, और बोला कि एफिशिएंसी हमारा 90% था। तो हम लोग एक्चुअल पावर ट्रांसमिटेड कितना हो गया, ये वैल्यू 50 किलो वाट के जगह 4.5 इंटू 10 पावर 4 वॉट्स हो गया हमारा। लोड पे हमें पावर कितना हो रहा है, तो हमें बताया गया था कि हमारा इतना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, तो इतना पावर हम लोग लूज कर रहे होंगे। तो हम लोग उस वो भी डिटरमाइन कर लिए कि जो एक्चुअल पावर लोड पे कितना आना चाहिए वो 1.58 है इंस्टेड ऑफ 1.5। तो ये हमारा पावर एट लोड हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा लॉसेस के लिए क्या बोलते हैं, यूज किया, कॉम्पनसेट किया, और सिग्मा बैक्स का टर्म हमें पता था। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा रेडार इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आर का वैल्यू मिल गया। तो अगर हमारे पास एक रेडार है जो 3 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, 50 किलोवाट पावर अगर भेजता है, और उसको 1.5 पिकोवाट अगर रिसीव करना है, तो हम लोग 43.6 किलोमीटर दूर तक का एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसका सिग्मा बैक स्कैटर 1 मीटर स्क्वायर है। ये उसका बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि कितना हाई पावर हमें भेजना पड़ रहा है, ताकि हम लोग इतना डिस्टेंस दूर तक का ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकें। तो आप सोचो कि जो आप अगर कभी एयरपोर्ट वगैरह के वगैरह पे जो डिश देखे हो, कितना बड़ा होता है वो, कि वो बहुत सारा पावर ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से फ्लाई करते हैं। तो उसके लिए और ज्यादा पावर भेजना पड़ता होगा। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने देखा कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं रडार इक्वेशन को रियल लाइफ में। तो
इस पे पॉज़ करते हैं ताकि आप एक बार ये एग्ज़ाम्पल पढ़ लो। इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज़ हमारा फेज़ ट्रांसमिशन और रडार इक्वेशन यहाँ पे एंड होगा और इसके बाद हम लोग प्रोपेगेशन ऑन अर्थ सरफेस देखेंगे और फिर हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे। ओके, तो हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद डेरिवेशंस बहुत कम है। अब ये केवल अर्थ का इफेक्ट्स पढ़ना है। एक एक छोटा-सा डेरिवेशन होगा बट वो बहुत कॉमन सेंस रिलेटेड है। बस ऑब्जर्वेशंस को लिखने वाली बात होंगी उसमें। अभी जो हमारा अर्थ है, अगर हम लोग ऐसा सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर देखें, ऑल्दो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, एक जियोइड है, तो ऊपर से थोड़ा फ्लैट है और साइड से बल्जिंग है क्योंकि रोटेशन की वजह से। तो हमारे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सैटेलाइट्स यूज़ करता है ऑर्बिट्स में। तो 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यहाँ पे ये ऐसा एकदम हॉरिज़ॉन्टल है, बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूजुअली थोड़ा तिरछा ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, एग्ज़ैक्टली अर्थ ऑर्बिट, मतलब इक्वेटर के पैरेलल नहीं होता है, वो थोड़ा टिल्टेड ही होता है। तो लेकिन ये जो सैटेलाइट होता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, वो क्या होते हैं ना, उसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी अर्थ का रोटेशन के एंगुलर वेलोसिटी से मैच कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि अगर हम भारत के ऊपर अगर कोई एक सैटेलाइट अगर स्पेस में लगा दिया गया है, तो जैसे-जैसे अर्थ रोटेट करेगा, वो हमारे भारत के ऊपर भी जो रखा हुआ सैटेलाइट है जो इन डिस्टेंस पे है, वो उसके साथ-साथ ही मूव करेगा। तो हमेशा अगर हम देखेंगे, तो सैटेलाइट हमारे ओवरहेड ही होगा। तो ये हमारे जो इंडिया का जो कम्युनिकेशन वगैरह हैंडल करने के लिए, वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से हो जाता है। वो हम लोग यहाँ से टावर से सिग्नल भेजेंगे, वो हमारे स्पेस में अर्थ के अलोंग ही मूव करता हुआ हमारा एक सैटेलाइट है, जो रिसीव करेगा फिर ट्रांसमिट कर देगा हम किसी और पॉइंट पे। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बेसिकली हमारे रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखते हैं हमें। अगर हम हमेशा देखेंगे आसमान में, अगर टेलीस्कोप लेकर के, हमें वो सैटेलाइट दिखेगा। कि वो हमारे साथ ही मूव कर रहा है। और दूसरा तरह का सैटेलाइट होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। वो क्या होता है? वो हमारे जो पोल्स है उसके थ्रू ऑर्बिट करता है। अब क्या है कि ना, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा हमारे साथ-साथ मूव कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट्स को नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह का एक सैटेलाइट डाला गया जो कि पोल्स के अराउंड अलोंग जो लैटिट्यूड्स, सॉरी, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स लैटिट्यूड्स की तरफ घूमते हैं। जियोसिंक्रोनस लॉन्गिट्यूड में घूमता है। तो अभी क्या है ना, अर्थ हमारा गोल-गोल घूम रहा है और हमारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है ना, वो उसी पॉइंट पे गोल-गोल घूमता रहता है। अगर वो उसी एक ही ऑर्बिट फॉलो कर रहा है और अर्थ क्या है, अर्थ उसके बीच में ऐसे गोल-गोल घूम रहा है। तो स हर बार जब सैटेलाइट स्कैन करता है, तो उसको हमेशा नया ज़मीन दिखता है, क्योंकि वो अर्थ घूम रहा है और वो हमेशा एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है। आप से इमेजिन करो कि आपका जो अर्थ है, वो स्पिन कर रहा है और आप हमेशा उस उसके स्पिनिंग के डायरेक्शन के उल्ट जगह उसके टॉप टू बॉटम ऐसा आप उसको कवर कर रहे हो। तो आप हर बार जब भी अर्थ घूमेगा, वो एक नया पॉइंट पे स्कैन करता चला जाएगा। जैसे गूगल मैप्स है या एप्पल मैप्स है या जो भी नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, उनमें जो जो अर्थ का फ़ोटो लेना चाह रहे होते हैं हर पॉइंट पे, जो अर्थ को स्कैन करते हैं, वो ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है। वो टॉप टू बॉटम स्कैन करता रहता है ऐसे अर्थ को और अर्थ अपना घूम रहा है।
जियो स्टेशनरी क्या करता है, जियो स्टेशनरी अर्थ के साथ ही घूमता है, तो हमेशा फिक्स रहता है। तो हमारे जो टेलीफ़ोन नेटवर्क वगैरह है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमारे लिए हेल्प करता है। तो 2-3 अगर हम लोग ऑर्बिट में लगा दिए, तो ह वो पूरे अर्थ को कवर कर सकता है। 3 सैटेलाइट अगर आप लगा दो, 3 पॉइंट पे, अगर आप ऐसा टॉप में देखो, अगर एक सैटेलाइट यहाँ है, एक सैटेलाइट यहाँ, एक सैटेलाइट यहाँ है, तो ये वाला इतना इस पार्ट को कवर कर लेगा, ये वाला इसको कवर कर लेगा, ये वाला पीछे की तरफ को कवर कर लेगा। तो ऐसे क्या है कि हम लोग पूरा अर्थ को कवर कर लिए एक्सेप्ट पोल्स, जो पोल्स वाला पार्ट है, उसके लिए भी हम लोग जियोसिंक्रोनस या फिर और कुछ और सैटेलाइट लगा सकते हैं या टावर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 सैटेलाइट लगा दो तो आपको आपका अर्थ कवर हो गया, तो आपका टेलीफ़ोन नेटवर्क वगैरह कंप्लीट हो सकता है। और मैपिंग करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग मूव करते रहते हैं, तो वो अपने जगह पे घूम रहा है, अर्थ अपना घूम रहा है और ऑटोमैटिकली सारा स्कैनिंग अर्थ का हो जाता है। ये 2 तरह का सैटेलाइट नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन और लोकलाइज़ेशन वगैरह करने के लिए, पोज़ीशन वगैरह पता करने के लिए। अब क्या है ना कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हैं। तो इनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें बहुत सारा पावर ट्रांसमिट रिसीव करना होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस पे है और कितना पावर चाहिए होगा, कितना रेडिएट करेगा। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो हर इंसान, जो हर साइंटिस्ट होता है, इन चीज़ों पे फ़ोकस करता है अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे। अभी आप देखो पिछले इक्वेशन में हमने देखा था पिछले एग्ज़ाम्पल में कि अ, 50 किलोवाट पावर लगा था रेडार वगैरह को यूज़ करते हुए 3 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो हम लोग कुछ 46 किलोमीटर समथिंग 40 किलोमीटर तक हम लोग किए थे। बट जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो 36,000 किलोमीटर दूर हैं। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ये आपका टोटल अर्थ का सेंटर से 42,000 किलोमीटर हो जाता है। तो ये बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे है। तो हमें हाई गेन एंटेना चाहिए होता है इस इन कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। और ये जो क्या करता है, आपका सैटेलाइट क्या करता है, वो रिसीव करता है सिग्नल को, फिर उसको एम्प्लीफाई करता है, फिर रिट्रांसमिट करता है और किसी एक फ्रीक्वेंसी F1 पे रिसीव करेगा, F2 फ्रीक्वेंसी पे फिर ट्रांसमिट करेगा। तो ये सारा चीज़ सैटेलाइट में होता है। और ये भी है कि हाँ, तो फेज़ ट्रांसमिशन फ़ॉर्मूला जो हमने देखा, ये 2 बार ही लगेगा। तो क्या होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन है, वो किसी टावर पे कम्युनिकेट किया, टावर आपका सैटेलाइट पे कम्युनिकेट किया, सैटेलाइट आपका फिर टावर पे कम्युनिकेट किया, और टावर आपका फ़ोन पे फिर से कम्युनिकेट करेगा। तो इस केस में आप देखोगे, तो आप अगर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट और टावर के बीच में हो रहा है, एक बार ही यहाँ पे फ्रिस लगेगा, फिर सैटेलाइट से फिर आपका टावर में फिर आपका फ्रिस लगेगा। तो 2 बार ही फ्रिस ट्रांसमिशन फ़ॉर्मूला का यूज़ होता है सैटेलाइट में। सिमिलरली आपके फ़ोन में भी सेम यहाँ पे फ्रिस ट्रांसमिशन लग रहा है, यहाँ पे फ्रिस ट्रांसमिशन लग रहा है। तो ये जो हमने डेरिवेशन किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से। अब जो वेव प्रोपेगेशन है, ये अर्थ रिलेटेड, वो उसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन रहा है, तो ये बस नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज की, हमारा फ्रेश ट्रांसमिशन फार्मूला और डायरेक्ट इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और सैटेलाइट्स वगैरह भी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये भी हमारे एंटेना थ्योरी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंटेना इंजीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब इसरो, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्पेस में जाने के लिए। डीआरडीओ का डिफेंस में जो रेडारिक सिस्टम होता है, इसरो का जो हम लोग जितने भी सैटेलाइट्स भेजते हैं, भेज तो दिया, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो हम एंटेनाज ही होते हैं वहाँ पे, जो ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट जो हम यूज़ करेंगे। तो ये सब यूज़ होता है उसमें। तो इसलिए ये डिस्कशन किया हमने। इसमें से कोई डाउट? अब इसके बाद 2 और स्लाइड्स हैं, फिर हमारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। ओके। तो ये रिलेटिवली सिंपल था और हो सकता है आप लोगों को शायद बेटर ही पता हो मुझसे इस टॉपिक के बारे में, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, सैटेलाइट्स और स्पेस रिलेटेड चीज़ों में।
तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था कि मैं हाइलाइट करना कि फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला कैसे यूज होता है इन चीजों में, और एंटेनास का क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल है सारे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेव प्रोपोगेशन नियर अर्थ सरफेस। तो अर्थ का सरफेस हमारे जो वेव प्रोपोगेट होते हैं उस पर इफेक्ट करता है। एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता है जब आप बोलते हो कि हमारा फोन से सिग्नल टावर में जा रहा है। आपका फोन से सिग्नल निकल रहा है और टावर रिसीव कर, बट सिग्नल बहुत सारे पाथ लेते हुए जाता है। हो सकता है बिल्डिंग्स से रिफ्लेक्ट होते हुए जाए, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होगा जो हम लोग अभी देखेंगे, और भी टावर्स और एयरप्लेन या जो भी आपके पाथ में आएगा सिग्नल के, वो सब उसके प्रोपोगेशन में इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल केस लेंगे कि और कुछ नहीं है, आपका ट्रांसमीटर है, रिसीवर है और नीचे ग्राउंड है। अर्थ का सरफेस है यहाँ पे, और हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसा क्या रिसेप्शन होगा अगर हम लोग पॉइंट ए से सिग्नल भेज रहे हैं और पॉइंट बी पे रिसीव करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे जो रिसीव पावर है वो कैसे इफेक्ट होगा। तो ये आपको एक केस देखना है, ये फिगर। इसमें हमारा जो ट्रांसमीटर है, ए ट्रांसमीटर है, बी रिसीव कर रहा है, ए टू बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है लाइन ऑफ साइट पे, और वो डिस्टेंस आर है। दूसरा जो पाथ क्या होगा, ए से सिग्नल ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होगा सी पॉइंट पे, और सी से फिर वापस ट्रांसमिट होगा बी को। तो ये सेकंड पाथ है। और ये सेकंड पाथ क्या है, अब जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड कंडक्टिंग है, तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इमेज थ्योरी को लेके, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा ए डैश। ए का इक्विवेलेंट अगर जो सी वाला पाथ है, जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होने वाला पाथ है, उसके लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट सॉरी इक्विवेलेंट फिगर बनाना चाहेंगे, अगर ग्राउंड को हटाएंगे तो ए डैश मिलेगा हमें। एच वन हाइट पे था हमारा ए, तो ए डैश एच वन हाइट नीचे होगा। ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये थीटा डैश एंगल बना रहा है यहाँ पे, और जो टोटल डिस्टेंस है ये आर डैश है, जो ए डैश टू बी जाएंगे हम लोग। ए के वजह से ई जीरो वन फील्ड मिलेगा हमें, बी की जगह से ई जीरो टू फील्ड मिलेगा हमें। अब अभी जो प्रॉब्लम बन गया ये काफी सिमिलर बन गया हमारा एंटेना एरे का प्रॉब्लम जैसा। दो ट्रांसमीटर है, 2h डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, 2h1 डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, आर और आर डैश हमारे डिस्टेंसेस हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, थीटा और थीटा डैश एंगल है। तो अगर ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है और ये एच टू हाइट पे है, अगर ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो थीटा है और जो थीटा डैश है, ये दोनों ना लगभग बराबर हो जाएंगे, और आर जो और आर डैश है, ये दोनों भी लगभग बराबर हो जाएंगे, और ये वेव्स पैरेलल ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अप्रोक्सीमेशन है। तो ए से ट्रांसमिट कर रहे हैं, बी से रिसीव कर रहे हैं, दो पाथ पे वेव जा रहा है, ई वन ई थीटा जीरो, सॉरी ई थीटा वन ई थीटा टू, दोनों के फील्ड्स हैं, और ये यहाँ पे एड अप होंगे, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे टोटल फील्ड कितना मिल रहा है अलग अलग पाथ से आया हुआ। अब हमें ये मिल गया है कि अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होता तो ये थीटा बराबर हो जाता है, ये वेव्स पैरेलल हो जाते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल फील्ड है ई ई थीटा वन ई थीटा टू ऐड करेंगे उनको। ई थीटा वन क्या हो गया, के टाइम्स के, सारे कांस्टेंट को के लिख दिया। ये फेज का टर्म आर डिस्टेंस और साइन थीटा, और ई थीटा टू के लिए वही सारे जो करंट और पाई और जो चीजें हैं उनको के में डाल दिया है, और ये यहाँ पे आर डैश और ये थीटा डैश। लार्ज डिस्टेंस पे आपका जो ये आर डैश है दैट इज ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए डैश बी के बीच का distance। और कांस्टेंट के अंदर ये करंट और ये डीएल और ईटा नॉट बीटा फोर पाई, ये सारी चीजें जो सेम है दोनों केस में वो लिखे हुए हैं। लास्ट डिस्टेंस पे थीटा थीटा डैश के बराबर हो जाएगा, आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ई थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा के ई पावर माइनस जे बीटा आर टाइम्स आर, और साइन थीटा एफ एन आर। और जो एफ है वो हमारा फेज वाले टर्म को कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो जो फेज वाले टर्म्स है आर माइनस आर डैश को आप हम लोग डायरेक्टली गायब नहीं कर सकते। आपको अब याद होगा लास्ट डिस्टेंस पे भले डिस्टेंस बराबर फील हो रहा हो, फेज में इफेक्ट आता है, तो फेज का इफेक्ट को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो हम लोग क्या किए, ये वाला टर्म कॉमन निकाल लिए, तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पे। अब ये एफ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड सम है इन दोनों टर्म्स का, और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से सारा कॉमन पार्ट निकाल लिया तो हमें, और हमने ये एफ को छोड़ दिया, एफ हमारा ऐसा दिखता है।
एफ को इवैल्यूएट करेंगे। एफ को इवैल्यूएट करने जाएंगे तो जो आर है, आर को डी एच टू और एच वन के टर्म में लिख दिया हमने, ये टर्म आएगा। तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज किया हुआ है, हाफ का पावर था तो रीअरेंज करके हमने एक्सपैंड किया। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली आर डैश को हमने बायनॉमियल एक्सपैंड किया तो ये टर्म आ गया। अब हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फेस का टर्म में क्या है, आर माइनस आर डैश। आर माइनस आर डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2H1H2/d। आर माइनस आर डैश हमें मिल गया। अब वापस ये जो टर्म ये मिल गया हमें, आर माइनस आर डैश, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ का वैल्यू, एफ का मैग्नीट्यूड इतना आएगा, 1 + e⁻−j β 2H1H2/d। ठीक है। अब ये जो टर्म आ गया, ये आपका एरे फैक्टर की तरह रिजेंबल कर रहा है। और हम ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को आपको याद होगा कि 1 + e(x) अगर है तो हम लोग इसमें से ex/2 अगर कॉमन निकाल दो तो e⁻x/2 प्लस e⁻−x/2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला चीज कॉस होता है, तो हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। एफ को अब हम लोग कॉस के टर्म में लिख दिए हैं, मैग्नीट्यूड लेके। अब कॉस के टर्म में लिख दिया ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इधर मैथ, इधर खाली ना बायनॉमियल एक्सपेंशन करने के चक्कर में बहुत लंबा हो गया है। बट जो भी है, हमें एफ मिल गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है वो एफ पर डिपेंड करता है, और एफ आपका कोसाइनोसॉइड, कोसाइन के टर्म में है। अब कोसाइन के टर्म में है तो इस ये इम्प्लाई करता है कि आपका जो डिस्टेंस डी था बिटवीन द ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये डी चेंज होगा। और बेस्ड ऑन ये जो डी है, H1 H2 आप फिक्स भी कर दो, डी जैसे जैसे चेंज होगा, ये कॉस का वैल्यू आपको कभी 0, कभी 1, कभी -1 ऐसा वैल्यूज देता चला जाएगा। ठीक है। तो और ये 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये जो एफ का वैल्यू है, ये बिटवीन 0 to 2 वेरी करेगा। तो आप देख रहे हो, आप ट्रांसमीटर और रिसीवर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ट्रांसमीटर रिसीवर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो आपका फील्ड, आपका जो टोटल फील्ड आप रिसीव कर रहे होगे वो चेंज होता रहेगा, कभी 0 मिलेगा, कभी 2 टाइम्स मिलेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज का वैल्यू बढ़ता घटता रहेगा, ऑल्दो आपका ट्रांसमीटर रिसीवर लाइन ऑफ साइट में होते हुए भी। तो यही था कि आपका जो एफ है उसको पाथ गेन फैक्टर भी बोलते हैं, और ये 0 to 2 से वेरी करता है। दिस इम्प्लाइज कि जरूरी नहीं है कि आपको टावर्स अगर दिख भी रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट हो। ऐसा हो सकता है कि पावर का प्लेसमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका, आपने एक टावर लगाया और दूसरा जब लगाने गए तो डिस्टेंस ऐसा बना कि वहां पे आपका नल आ रहा है, वहां 0 पावर आप रिसीव करोगे, तो वही आप उसको थोड़ा खिसकाओगे इधर या उधर तो आपको पावर रिसीव हो रहा होगा। तो सेम चीज जो बता रहे थे कि घर के अंदर भी राउटर कहीं लगा है, या खिड़की के पास सिग्नल आता है बट खिड़की से थोड़ा दूर जाओ तो सिग्नल नहीं आता है, फिर थोड़ा दूर जाओ तो सिग्नल आता है। तो ये वही है कि जो पाथ गेन फैक्टर है वो इफेक्ट करता है। तो कभी कहीं कहीं पे 0 होगा, कहीं कहीं पे ट्वाइस होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा और खराब होते रह सकता है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रांसमिट और रिसीव। तो आपको लगेगा कि हमारा ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बट नहीं, ग्राउंड आपका इफेक्ट करता है। ग्राउंड से रिफ्लेक्शंस जो आते हैं वो नल और मैक्सिमा क्रिएट करते हैं। तो यही था आज के क्लास के लिए। इसमें से अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग फिर क्लास को एंड करेंगे। में से कोई डाउट किसी को? ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अदर एंटेना टाइप्स देखेंगे। हमने थ्योरी ऑलमोस्ट सारा खत्म कर दिया है, अब स्पेसिफिक केसेस देखेंगे, अलग अलग तरह के एंटेना, जैसे स्पाइरल एंटेना, यागी उड़ा, लॉग पीरियोडिक, इस तरह के एंटेनास पे डिस्कशन करेंगे। किसी किसी में थोड़ा थोड़ा मैथ भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, बट डरेंगे नहीं हम लोग, हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। और हर जगह वही ध्यान रखना है कि हमारे पास सोर्स का इन्फॉर्मेशन है तो पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद फील्ड्स निकालेंगे। तो यही चीज यूज होता है हर जगह। अब उससे हम लोग एंटेना एरेज बना दिए, पैटर्न्स देख लिया,
इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के हमने फिर इक्विवेलेंट सर्किट्स निकाला। रिसीविंग एंटेना में पावर एट लोड निकालने का कोशिश किए, सिग्मा बैक स्कैटर निकाला। ये सारी चीजें ये इसी डेरिवेशन से आई। आज भी हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने एरे फैक्टर में ही डिसॉल्व कर दिया। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड ही रहता है, और बाकी डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास आज एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास कल होगा, सेम टाइम पे।